सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम लोग भूगोल विषय के अंतर्गत ज्वालामुखी टॉपिक पढ़ रहे थे। उसके अंतर्गत हमने देखा था कि ज्वालामुखी किसे कहते हैं, इसके अलावा ज्वालामुखी उद्गार किस तरीके से होते हैं और ज्वालामुखी उद्गार दो तरीके के होते हैं, उद्गार की प्रकृति के आधार पर और उद्गार की अवधि के आधार पर। तो आपने उद्गार की प्रकृति के अनुसार पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं उद्गार की अवधि के अनुसार ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए और इससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग प्लीज इस टॉपिक को ध्यान से पढ़िएगा और अच्छे से समझते हुए चलिएगा। देखिए, ज्वालामुखी के उद्गार के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ज्वालामुखी के उद्गार के आधार पर ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला है सक्रिय ज्वालामुखी। वे ज्वालामुखी जिनके मुख से समय समय पर लावा, भाप, गैसें आदि निकलती रहती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। यानी कि इनके नाम से ही पता है कि ये क्या होती हैं? सक्रिय होती हैं। सक्रिय होने का मतलब है कि लगातार इनका जो मुख होता है उससे कभी भाप निकलता है, कभी लावा निकलता है, कभी गैसें निकलती हैं और लगातार ये क्या रहते हैं? सक्रिय रहते हैं। तो इसीलिए इनका नाम क्या पड़ गया है? सक्रिय ज्वालामुखी। अब इसके बाद देखिए प्रसुप्त ज्वालामुखी। अब प्रसुप्त ज्वालामुखी कैसे होते हैं? वे ज्वालामुखी जो लंबे समय से शांत रहते हैं किंतु अचानक जागृत हो जाते हैं, उन्हें हम प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। जैसे कि इटली का वेसुवियस और जापान का फ्यूजीयामा। तो जो ज्वालामुखी लंबे समय तक तो शांत रहते हैं लेकिन अचानक ही क्या होते हैं? वो जागृत हो जाते हैं और उनके मुंह से क्या निकलने लगता है? भाप निकलने लगता है, लावा निकलने लगता है, गैसें निकलने लगती हैं अचानक से। तो ऐसे ज्वालामुखी को हम क्या कहते हैं? प्रसुप्त। यानी कि सुप्तावस्था में रहते हैं लेकिन कभी भी क्या हो सकते हैं? वो जागृत हो सकते हैं। तो ऐसे ज्वालामुखियों को हम क्या कहते हैं? प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। और इनके जो एग्जाम्पल है इनको आप दोस्तों याद रखिएगा। प्रसुप्त ज्वालामुखी में इटली का वेसुवियस और जापान का फ्यूजीयामा आता है। अब इसके बाद है विलुप्त ज्वालामुखी। विलुप्त ज्वालामुखी में क्या होता है? चलिए देखते हैं। वे ज्वालामुखी जिनसे एक बार उद्गार होने पर हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं और भविष्य में उद्गार होने की कोई संभावना नहीं रहती है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? विलुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। यानी कि जो विलुप्त ज्वालामुखी होते हैं वो एक बार इनसे अगर उद्गार हो गया, एक बार भाप, लावा या गैसें निकल गई, तो उसके बाद भविष्य में कभी उद्गार होने की संभावना ही नहीं रह जाती है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? विलुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। या फिर इसे हम सुषुप्त ज्वालामुखी भी कह सकते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, इसको हम विलुप्त या सुषुप्त कुछ भी कह सकते हैं, दोनों नाम है इसके। अब यहाँ पर देखिए इसके एग्जाम्पल क्या है? बर्मा का पोपा ज्वालामुखी और अफ्रीका का किलिमंजारो। ये क्या है? ये सुषुप्त ज्वालामुखी है या फिर विलुप्त ज्वालामुखी हम इन्हें कह सकते हैं। अब देखिए ज्वालामुखी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, क्योंकि जब ज्वालामुखी निकलता है तो बहुत ही तेजी से उसमें से गर्म लावा, गर्म मैग्मा निकलता है, तो इस तरीके से बहुत सारी आकृतियां निर्मित हो जाती हैं पृथ्वी पर। तो चलिए हम देखते हैं कौन कौन सी आकृतियां निर्मित होती हैं। ज्वालामुखी द्वारा निर्मित आकृतियों में देखिए सबसे पहले ज्वालामुखी उद्गार के समय धरातल के ऊपर तथा धरातल के भीतर विभिन्न स्थलाकृतियों की रचना होती है, जिन्हें 2 भागों में बांटा गया है। आंतरिक स्थलाकृतियां, यानी कि जब अंदर से लावा निकलता है, गैसें निकलती हैं, भाप निकलती हैं, तो अंदर भी क्या होता है? अंदर भी परिवर्तन होता है और बाहर भी परिवर्तन होता है। तो दोनों को हमको पढ़ना है। सबसे पहले अंदर कौन कौन सी स्थलाकृतियां बनती हैं? देखिए, ज्वालामुखी उद्गार के समय जब भूगर्भ से लावा धरातल के ऊपर न आकर भीतर मार्ग में ही विभिन्न गहराइयों पर दरारों में भरा रहकर ठोस व शीतल हो जाता है, तो उससे कई आकृतियां बन जाती हैं। यानी कि जो मैग्मा है वो बाहर निकल ही नहीं पाता है और जो पृथ्वी की दरारें हैं उसी में वो फंस जाता है। तो इससे कौन कौन सी आकृतियां बन जाती हैं? सबसे पहले देखिए बैथोलिथ। यह स्थल रूप पर्याप्त गहराई पर पाया जाता है। इसका आकार गुंबद के समान होता है। इसके किनारे खड़े ढाल वाले होते हैं। तो ये हो गया बैथोलिथ। इसके बाद है लैकोलिथ। भूगर्भ में परतदार चट्टानों में यह लावा निर्मित एक ऐसी बृहद आकृति है जिसका ढाल उन्नतोदर होता है। इसके बाद आता है सिल। भूगर्भ में जब लावा का जमाव परतदार चट्टानों में मोटी समानांतर परत के रूप में होता है, तो उससे सिल का निर्माण होता है। इसके बाद चौथा है डाइक। ज्वालामुखी उद्गार के समय जब लावा भूगर्भ में किसी लंबवत दरार के सहारे ठोस होकर जम जाता है,
तो वह एक खंभे की आकृति ग्रहण कर लेता है। इसी आकृति को हम क्या कहते हैं? डाइक कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? ज्वालामुखी उद्गार के समय जब लावा भूगर्भ में किसी लंबवत दरार के सहारे ठोस होकर जम जाता है, यानी कि कोई लंबवत दरार होती है, उसमें लावा जब जम जाता है तो वो एक खंभे की आकृति ग्रहण कर लेता है और इसी आकृति को हम क्या कहते हैं? डाइक कहते हैं। अब देखिए, इसके बाद ज्वालामुखी के द्वारा कौन-कौन सी बाह्य आकृतियां बनती हैं, इनको भी हमें देखना है। देखिए, ज्वालामुखी उद्गार के समय विभिन्न प्रकार के पदार्थ धरातल के ऊपर जम जाते हैं, जिससे विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। सबसे पहले देखिए, ऊंचे उठे हुए स्थल रूप ज्वालामुखी उद्गार केंद्रीय प्रकार का होता है, तो उसमें से निकलने वाला लावा ज्वालामुखी मुख के चारों ओर जम जाता है, जिससे वह भाग धरातल से उठ जाता है। यानी कि जब ज्वालामुखी क्रिया होती है, ज्वालामुखी फटता है, तो उसका क्या होता है? मुख होता है, और जब उसमें से गर्म लावा, भाप और मैग्मा निकलता है, तो वो इतनी तेजी से बिल्कुल गर्म निकलता है कि वो रास्ता तो बनाता है, लेकिन जो उसके आसपास, जो उसके मुख के आसपास की जमीन होती है, वहां पर वो क्या कर लेता है? वहां पर वो बिल्कुल ही जम जाता है और वहां का जो धरातल होता है, या ये कहें कि वहां का जो भाग होता है, वो ऊपर उठ जाता है। और वो ऊपर उठ करके वैसे ही जम जाता है, तो इसलिए वो जमीन क्या होती है? आपको ऊपर उठी हुई दिखाई देती है जब ज्वालामुखी क्रिया होती है। तो इस तरीके से वहां का जो स्थल होता है वो ऊंचा उठ जाता है। अब देखिए, नीचे धंसे हुए स्थल, इन स्थल रूपों में क्रेटर, काल्डेरा व ज्वालामुखी झीलें प्रमुख हैं। क्रेटर उस गर्त का नाम है जो ज्वालामुखी द्वार के ऊपर बना होता है। क्रेटर के विस्तृत रूप को कॉल्डेरा कहा जाता है। दोस्तों, ज्वालामुखी क्रिया से केवल भाप, लावा, मैग्मा नहीं निकलती है, बल्कि कभी-कभी ज्वालामुखी क्रिया से ही झीलों का निर्माण हो जाता है। और ऐसी बहुत सारी झीलें हैं जिनका निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से हुआ है। ऐसी बहुत सारी ज्वालामुखी हैं जिनसे अभी भी लगातार भाप निकल रहा है, लगातार गैसें निकल रही हैं। तो ऐसे ज्वालामुखी आप सभी को पता है कि वो सक्रिय ज्वालामुखी के अंतर्गत आते हैं, और इससे दोस्तों पर्यटन में भी बहुत विकास हुआ है, क्योंकि जो सक्रिय ज्वालामुखी होते हैं, इनको लोग देखने के लिए जाते हैं, और जिस भी देश में ये पाए जाते हैं, वहां पर पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये टूरिस्ट प्लेस में आ जाते हैं, और जहां पर ये इनसे झील बन जाती है, वहां पर भी लोग इनको देखने जाते हैं, किस तरीके से ज्वालामुखी क्रिया के कारण झीलों का निर्माण हो जाता है, और बहुत ही सुंदर आकृति, सुंदर प्रकृति का नजारा हो जाता है वहां पर, देखने लायक बिल्कुल। तो इस तरीके से जो ज्वालामुखी क्रिया होती है, इसके फायदे भी होते हैं, इसके नुकसान भी होते हैं, और क्या-क्या इससे फायदे होते हैं, क्या-क्या नुकसान होते हैं, ये सभी भी आपको जानना चाहिए था। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पूरा ज्वालामुखी का टॉपिक आपको समझ में आया होगा, और अच्छे से ये पूरा आप भूगोल भी, आप जितने अच्छे से आपने इतिहास विषय को पढ़ा था, वैसे ही आप भूगोल विषय को भी इंटरेस्ट लेकर के पढ़ रहे होंगे। और जहाँ कहीं भी दोस्तों समस्या है, लगातार मैं आपको बताती हूँ कि आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ लिया करिए, क्योंकि आप लोग की सभी समस्याओं का समाधान हम करते हैं, और आपके सभी कमेंट्स का आंसर भी हम देते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज तुरंत सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं, उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए, और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। उम्मीद करती हूँ कि आपको लगातार हमारे सभी वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, और आपको कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। फिर भी कोई समस्या है दोस्तों, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। लगातार आपके सभी विषयों के नोट्स बना करके हम पढ़ा रहे हैं आपको, ताकि आपको विषय को समझने में आसानी हो, और जहाँ कहीं भी समस्या है, आप लोग हमसे लगातार पूछते रहें। और अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा टेलीग्राम ऐप पर आप टारगेट यूपीटेट सीटेट सर्च करके वहां से भी हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और लगातार वहां से भी आपको विभिन्न विषयों के नोट्स और सभी विषयों के वीडियोस भी आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज तुरंत सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं, उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए, और आप लगातार सभी वीडियोस के अपडेट ऐसे ही पाते रहें। दोस्तों, आप लोग इतिहास विषय आप लोग का हमने कंप्लीट करवा दिया है। अब भूगोल विषय भी खत्म होने वाला है, इसके बाद नागरिक शास्त्र भी हम खत्म कर देंगे, और आपका सेकेंड सेमेस्टर जो भी है, जितने भी चैप्टर हैं उसमें सभी को हम खत्म कर देंगे, और जितने भी विषय आपके हैं कोई भी नहीं छूटेगा, सभी को हम कंप्लीट यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए और सभी वीडियोस को देखते हुए रहिए। तो दोस्तों, वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहने के लिए एक बार फिर से आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।
लगातार ऐसे हमारे वीडियोस को देखते रहिए और लगातार ऐसे हमारा उत्साहवर्धन करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। जय हिंद।